मोबाईल रख दो रे अपने अपने अंदर। अब चल कालपर्यंत आपलं कल तक अपना क्या क्या हो गया था। कल तक हमने देखिए कल हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पूरे देख लिए थे। ठीक है, इसका हमने मेमोनिक बनाया था पोपटलाल की पेन, है ना। पी फॉर, बोलिए चलिए बोलते चलिए, पी फॉर प्राइस, फिर ओ फॉर एंड पी फॉर, then P for, then A for, then T for, then L for, then population, है ना। then E for, और N for, ठीक है ना। तो ये कल अपना हो गया था। ठीक है, इसमें एक फैक्टर रह गया, दैट इज इनकम। वी विल सी लेटर, और वो बाद में देखते हैं अपन इनकम ये फैक्टर। ठीक है, नाउ लेट अस सी, तिला पाठक बसव म्हणा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए हमने लॉ ऑफ डिमांड देखा था। पुढे पुढे हम आता लेक्चर झालं। ठीक है, बस हाँ चलिए, कल हमने उसके बाद एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड एंड राइट इट्स अजम्पशन, ये क्वेश्चन हुआ था। उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था, देन स्टेटमेंट ऑफ द लॉ देखा था। हमने बोला था व्हेन अदर थिंग्स बीइंग इक्वल और बीइंग कांस्टेंट, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस एंड प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, है ना। ये कल हमने बोला था। फिर हमने बोला था डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, या डिमांड ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स। उसके बाद हमने कल एक शेड्यूल वगैरह निकाला था। उस पर से फिर हमने कल एक डायग्राम निकाली थी, अगर आपको याद होगा नोट्स में आपने भी निकाली है डायग्राम मेरे साथ। जो बच्चे कल नहीं थे वो लेक्चर देख सकते हैं, ऐप में रिकॉर्डेड है, वहां पर जाकर लेक्चर देख लो। ठीक है, उसके बाद हमने कल उसके अजम्पशंस देखे थे। अजम्पशन का मेमोनिक हमने इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि अजम्पशन डिटर्मिनेंट ही अजम्पशंस है। सिर्फ हमारे को यहाँ क्या लिखना है, बीइंग कांस्टेंट नो चेंज, ये लिखते जाना है। जैसे हमने बोला था, देखिए अजम्पशन में पहला बोला था कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम, इनकम शुड रिमेन द सेम। सेकंड हमने बोला था नो चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, देन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड शुड रिमेन चेंज, price of complementary goods should remain constant, no expectation about future changes in price, no change in taste habits and preferences, fashion, and no change in taxation policy. These are some assumptions which we have learned yesterday. ठीक है, now let us see the exceptions to the law of demand. देखिए एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या तो पूछा जा सकता है व्हाट आर द एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विथ इट्स अजम्पशन, या क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड विथ इट्स एक्सेप्शंस। ठीक है ना, अजम्पशन आओ कि एक्सेप्शन आओ, पहला पार्ट तो सेम रहने वाला है। ठीक है ना, सिर्फ नीचे का पार्ट क्या होने वाला है जी, अपना चेंज होने वाला है। अगर अजम्पशन पूछा तो अजम्पशंस लिखना है, और एक्सेप्शन पूछा तो एक्सेप्शंस लिखना है। There are certain exemptions where the law of demand will not hold true. कहां पर लॉ ऑफ डिमांड अपने को देखने को नहीं मिलेगा, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए पहला क्या बोला, देखिए उसका ये क्या बनाया हमने मेमोनिक, हाई जीपीएस, है ना, हाई है, फिर जीपीएस पी डबल है। ठीक है, तो क्या बोला, देखिए पहला बोला हुआ है हैबिचुअल गुड्स। ऐसा बोला जाता है कि हैबिचुअल गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है।
है ना, क्योंकि हैबिचुअल गुड्स में क्या क्या आता है, टोबैको प्रोडक्ट्स, लीकर, सिगारेट, ठीक है ना, ये जितनी भी चीजें दीज आर हैबिचुअल गुड्स, ठीक है। हैबिचुअल गुड्स वैसे चॉकलेट्स वगैरह भी हैबिचुअल गुड्स हो सकते हैं, तो इसके रेट बढ़कर भी उसकी डिमांड कम होती है क्या जी? नहीं होती है, उल्टी उसकी डिमांड क्या होती रहती है जी? बढ़ते रहती है। एक्चुअल लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड बोलता है, देखिए, प्राइस अगर बढ़ रही है तो डिमांड क्या होना चाहिए जी? कम होना चाहिए, और प्राइस कम हो रही है और डिमांड बढ़ना चाहिए। बोले तो ग्राफ कुछ इस तरीके की होना चाहिए, इस तरीके की होना चाहिए। ये हमने बोला था, देखिए प्राइस, ये हमने बोला था डिमांड। अगर प्राइस कम हो रही है तो डिमांड बढ़ रही है, हमने बोला था, ठीक है ना। बट आप अगर देखेंगे तो देयर आर सर्टन केसेस वेयर द लॉ ऑफ डिमांड विल नॉट होल्ड ट्रू एंड डिमांड कर्व विल लाइक दिस, है ना। ये देखिए, ये निगेटिव कर्व है, ये निगेटिव कर्व है, और ये कौन सा कर्व है जी? पॉजिटिव कर्व है। तो कुछ कुछ केसेस में अपने को पॉजिटिव कर्व देखने को मिलता है। इसका सबसे पहला एग्जांपल क्या है? दैट इज हैबिचुअल गुड्स। हैबिचुअल गुड्स में क्या हो जाता है जी? जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है वैसे डिमांड कम होने की जगह क्या होती है जी? डिमांड बढ़ते ही जाती है, ठीक है। बोलकर क्या बोला हुआ है, देखिए, ड्यू टू हैबिट ऑफ कंजम्पशन सर्टन गुड्स लाइक टी इज परचेज्ड इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी इवन एट अ हायर प्राइस। चाय का कल भी एग्जांपल दिया था मैं, है ना। 5 रुपए की चाय 6 रुपए हुई, फिर 7 रुपए हुई, अब तो 10 रुपए है, और वो एवले पे गए तो वहां तो 12 रुपए है। बट फिर भी जिसको चाय पीना है, वो 10 रुपए हो गई क्या, 12 रुपए हो गई क्या, वो तो पीने वाला है, वो पीने वाला ही है। जिसको चाय की आदत है, हैबिट है, ठीक है, तो उसको प्राइस बढ़कर भी वो डिमांड कम करेगा क्या जी? नहीं करता है। सो फर्स्ट एक्सेप्शन इज हैबिचुअल गुड्स, ठीक है। सेकंड एक्सेप्शन क्या बोला, देखिए आप, इग्नोरेंस। अब इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है? बहुत बार, पूरा ध्यान मेरे पास, बहुत बार क्या हो जाता है, देखिए, चीजों के रेट कम है या हमारे को मालूम भी नहीं होता है, स्टिल एट हायर प्राइसेस वी आर परचेजिंग मोर, है ना। जैसा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखिए, आप अगर रविवार को बाजार में जाओ, इतवारे में बाजार भरता है, जुने टावर के पास आप जाएंगे ना, जुने मुंड्याचे जवळ जाताल तुम्ही, तो उधर बाजार भरता है। वो बाजार कहां से चालू हो जाता? टावर से चालू हो जाता, अंदर इतवारे तक वो बाजार है। अब लोग क्या करते, वो जाते, वो टावर के पास ही खरीदी करते। इधर समझो 15 रुपए पाव सब्जी मिल रही होंगी, तो वहां 12 रुपए पाव, 10 रुपए पाव मिले तो भी वो लोग खुश हो जाते, ठीक है ना। बट थोड़ा अगर अंदर इतवारे में गया तो वो सब्जी आपको 5 या 7 रुपए पाव मिलती। बोलने का मतलब क्या है? अपने को क्या लगता है कि रेट ये अभी जो है यही कम है, हालांकि उससे भी रेट क्या होते हैं जी? कम होते हैं। तो अपन इग्नोरेंट है अबाउट द रेट, और वो चक्कर में अपन क्या करते हैं जी? स्टिल हायर प्राइसेस में हम गुड्स क्या करते रहते हैं? परचेस करते रहते हैं। तो क्या बोला हुआ है, देखिए, समटाइम ड्यू टू इग्नोरेंस पीपल बाय मोर ऑफ द कमोडिटी एट हाई प्राइस। This may happen when consumer is ignorant about the price of that commodity at other places, है ना। दूसरे जगह त्या वस्तूची किंमत स्वस्त है या कम है, ये आपको मालूम ही नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो जी? स्टिल एट हायर प्राइसेस आप वो चीजों को परचेस कर रहे हो। देन नेक्स्ट बोला, देखिए अब, गिफेन पैराडॉक्स, ये इंपॉर्टेंट है, लिखिए शॉर्ट नोट, लिखिए शॉर्ट नोट, ए शॉर्ट नोट। लिखा क्या जी? ठीक है। अब देखिए गिफेन पैराडॉक्स क्या है, पहले वो समझ कर लीजिए। देखिए सर रॉबर्ट गिफेन, ये इकोनॉमिक्स थे इंग्लैंड के, उन्होंने एक एक्सेप्शन क्या ढूंढ कर निकाला, उन्होंने एक चीज क्या ढूंढ कर निकाली, पूरा ध्यान मेरे तरफ। देखिए, जो गरीब लोग होते हैं उनके बजट में मैक्सिमम खर्चा खाने पीने पे होता है, ठीक है। तो रॉबर्ट गिफेन ने क्या ढूंढ कर निकाला कि वहां पर जो इंग्लैंड में लोग हैं उनके सामने दो चीजें हैं, दो ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला है ब्रेड या पाव जिसको अपन बोलेंगे, ठीक है, और दूसरा है फिश, ठीक है। तो जो लोगों का इनकम कम है वो अपना मैक्सिमम पैसा किस पे खर्चा कर रहे हैं जी? वो पाव पे खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि खाने के लिए जो रोज डेली बेसिस पे वेजेस कमाते हैं वो लोगों के लिए उतना ही बहुत होता है। तो वो पाव के प्राइस कम होने के बाद लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? एक्चुअल पाव के प्राइस कम हुए तो पाव के डिमांड क्या होना चाहिए था जी? बढ़ना चाहिए था। मैं क्या बोल रहा हूं देखिए,
बराबर है। बोलते पाव की अगर प्राइस कम हो रही है या ब्रेड की अगर प्राइस कम हो रही है तो आपने उसकी डिमांड क्या करना चाहिए था जी, बढ़ाना चाहिए था, ठीक है ना। बट रॉबर्ट गिफेन ने क्या देखे कि लोग उसकी डिमांड नहीं बढ़ा रहे हैं, उल्टा उसकी जितनी पहले क्वांटिटी लेते थे उतनी क्वांटिटी ले रहे हैं, और जो पैसा सेव हो रहा है उसमें से सुपेरियर क्वालिटी के गुड्स ले रहे हैं, बोलते नॉन वेज ले रहे हैं। बोले तो अपने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर अपन देखेंगे तो दो गुड्स लेते हैं, ज्वार एंड बाजरा, नहीं ज्वारी और गेहूं, बराबर है ना, व्हीट एंड ज्वार। ज्वार इज समहाउ हम बोलेंगे इंफीरियर गुड्स है, और व्हीट क्या है जी, सुपेरियर गुड्स है। तो अगर गरीबों का इनकम सेम है, ज्वारी अगर सस्ती होती है तो वो लोगों ने ज्वारी ज्यादा परचेस करना चाहिए। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि ज्वार की डिमांड आपने क्या करना चाहिए जी, बढ़ा देना चाहिए। बट स्टिल रॉबर्ट गिफेन ने क्या देखा कि लोग ज्वारी की डिमांड नहीं बढ़ा रहे हैं, ज्वारी जितने पहले लेते थे उतनी ले रहे हैं, है ना, और उसमें से जो पैसा बच जा रहा है उसमें से क्या परचेस कर रहे हैं जी, वो गेहूं परचेस कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज नोन एज गिफेन पैराडॉक्स। इसको ही क्या बोला जाता है, गिफेन पैराडॉक्स या गिफेन का विरोधाभास। बोले तो सिंपल है, इसमें क्या बोला हुआ है कि जब इंफीरियर गुड्स बोल तो लो क्वालिटी गुड्स, है ना, जैसा व्हीट के सामने ज्वार लो क्वालिटी है, ठीक है, उसी तरीके से नॉनवेज के सामने ब्रेड लो क्वालिटी है, एग के सामने ब्रेड लो क्वालिटी है, ठीक है। तो जब लो क्वालिटी के गुड्स की प्राइस कम होती है तो लोगों ने उसकी डिमांड बढ़ाना चाहिए, बट स्टिल लोग क्या कर रहे हैं जी, उसकी डिमांड नहीं बढ़ा रहे हैं, ठीक है। वो जितनी पहले क्वांटिटी लेते थे उतनी ले रहे हैं, और जो पैसा सेव हो रहा है उसमें से क्या परचेस कर रहे हैं जी, वो सुपेरियर क्वालिटी के गुड्स परचेस कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज नोन एज गिफेन पैराडॉक्स। बोलकर गिफेन गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड ये होता है क्या जी, लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है क्या? नहीं, क्योंकि उसकी प्राइस कम हुई तो उसकी डिमांड भी कम हो जाती, और उसकी प्राइस बढ़ी तो उसकी डिमांड भी क्या होती है जी, बढ़ती है। सो क्या बोला देखिए, इंफीरियर गुड्स और लो क्वालिटी गुड्स आर दोज गुड्स whose demand does not rise even if their prices fall. At times demand decreases when the price of such commodity fall. एक्चुअली इसकी प्राइस कम हुई तो इसकी डिमांड बढ़ना चाहिए, बट इसकी डिमांड बढ़ने की जगह क्या हो रही है जी, कम हो रही है ना। इसकी प्राइस कम हुई, ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला था यहाँ पर हमने क्या बोला था, प्राइस कम हुई तो डिमांड क्या होना चाहिए जी, बढ़ना चाहिए। बट ये केस में क्या हो रहा है, प्राइस कम हुई तो डिमांड भी क्या हो जा रही है जी, उसकी कम हो जा रही है, और लोग क्या कर रहे हैं, उसमें से जो पैसा सेव हो रहा है उससे सुपेरियर क्वालिटी के गुड्स ले रहे हैं। दिस इज नोन एज गिफेन पैराडॉक्स। बोलकर गिफेन गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड होल्ड डज नॉट होल्ड ट्रू, ठीक है। सो नीचे क्या बोला देखिए, सर रॉबर्ट गिफेन ऑब्जर्व दिस बिहेवियर इन इंग्लैंड इन रिलेशन टू ब्रेड। ही नोटेड दैट when the price of bread declined, people did not buy more of these more because of an increase in their real income or purchasing power. They preferred to buy superior quality goods like meat. This is known as Giffen paradox. इसको ही क्या बोला जाता है जी, Giffen paradox बोला जाता है। So Giffen goods में ये applicable नहीं होता है। पहला हमने देखा, देखिए पहला हमने देखा that is habitual goods, सेकंड हमने देखा इग्नोरेंस, थर्ड हमने देखा Giffen paradox, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए अब प्रेस्टिजियस गुड्स। अब कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो स्नॉब अपील के होते हैं। स्नॉब अपील म्हणजे आपली अमिरी दाखवण्याचे ते साधन असतात, है ना। आपने 3 इडियट देखा होगा, वो 3 इडियट में गधा देखा होगा, सुहास था ना, वो मेरी 1.5 लाख की शेरवानी, मेरा 1.5 लाख का जूता, वो घड़ी, याद आ रहा है क्या? अब ऐसे लोग हैं, ध्यान दीजिए पूरा मेरे तरफ, अब ऐसे लोग हैं तो ये लोग क्या करते हैं, वो प्रेस्टिजियस गुड्स की जितनी प्राइस बढ़ेंगी वो उसकी डिमांड उतनी ज्यादा करेंगे, क्योंकि वो क्या सोचते हैं कि वो चीज जितनी महंगी है वो मेरे पास अकेले के पास है, तो मेरा सोसाइटी में क्या है जी, रुतबा है, मेरा स्नॉब अपील बढ़ेगा। सो प्रेस्टिजियस गुड्स में क्या होता है, उसकी प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम होने की जगह उनकी डिमांड क्या होती है जी, बढ़ती है। और अगर उनकी प्राइस कम हो गई तो वो जो लोग क्या सोचते हैं, प्राइस कम है, बहुत सस्ती है, तो सबके पास कॉमन है, और वो लेंगे क्या जी, वो नहीं लेंगे। समझ में आ रहा है क्या? सो प्रेस्टिजियस गुड्स में भी डिमांड क्या हो जाता है जी, फॉल हो जाता है, लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है।
सो क्या बोला देखिए, एक्सपेंसिव गुड्स लाइक डायमंड, गोल्ड, etc आर स्टेटस सिंबल, सो रिच पीपल बाय मोर ऑफ इट इवन व्हेन देयर प्राइसेस आर हाई। बराबर है, उनके प्राइसेस हाई होने के बाद भी ये लोग क्या करते हैं जी, ये चीजें बहुत बड़े पैमाने पर परचेस करते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा वो महंगी होंगी उतनी ज्यादा स्नॉब अपील होंगी, बोलकर ये ज्यादा है, और प्राइस कम हो गई तो वो परचेस भी क्या करेंगे जी, वो कम करेंगे। तो प्रेस्टिजियस गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। देन आगे बोला देखिए, प्राइस इल्यूशन। प्राइस इल्यूशन बोले तो भ्रामक संकल्पना, या अपन क्या बोलेंगे, कुछ लोगों को क्या होता है, वो ब्रांड देखकर चीजें परचेस करते हैं, है ना। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, देखिए जीन्स की पैंट ली है, ठीक है ना, सादी 200 रुपए की जीन्स की पैंट है और किलर की जीन्स की पैंट है। वो किलर का टैग वो 200 रुपए के पैंट को लगा दो, और वो 200 रुपए के पैंट का टैग किलर को लगा दो। अपन किलर को देखकर वो 200 रुपए की पैंट 2000 में लेंगे कि नहीं लेंगे? बोले तो क्या हो जाता, प्राइस बढ़ी। बहुत सारे लोग क्या सोचते मालूम है क्या, जितनी महंगी चीज उतनी उसमें क्वालिटी अच्छी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज नोन एज प्राइस इल्यूशन। कहीं कहीं होता भी है कि चीजें अगर महंगी होंगी तो उसमें क्वालिटी होती है, बट उसकी वजह से क्या हो जाता है, लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता ना, क्योंकि अगर वो चीजें सस्ती रही तो लोग लेते क्या जी, नहीं लेते। ठीक है, लोग क्या सोचते, चीज महंगी है तो इसमें क्वालिटी अच्छी है, सुपेरियर क्वालिटी के गुड्स है, इसकी क्या ये लॉन्ग टर्म तक चलने वाली चीज है, बोलकर वहां पर लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाता है जी, फेल हो जाता है। वहां प्राइस बढ़कर भी डिमांड कम होने की जगह डिमांड क्या होती है जी, बढ़ जाती है। देखिए क्या बोला, कंज्यूमर्स हैव एन इल्यूशन दैट हाई प्राइस गुड्स आर ऑफ बेटर क्वालिटी, therefore the demand for such goods tend to increase with rise in their prices. For example, branded products which are expensive are demanded even at a high price, है ना। वो चीजें महंगी है तो भी क्या करते हैं जी, लोग लेते हैं। लोग क्या सोचते हैं कि उसकी क्वालिटी है, बोल तो प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम होने की जगह क्या हो जाती है जी, डिमांड बढ़ जाती है, और लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाता है जी, फेल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बोला देखिए अब स्पेक्यूलेशंस। स्पेक्यूलेशंस बोल तो शेयर मार्केट में यूजुअली देखने को मिलते हैं। जब प्राइस कम होते हैं शेयर्स के तो लोग सोचते हैं इसके प्राइस और टूटेंगे तो लोगों ने लेना चाहिए, बट लोग बोलते हैं और सस्ता होगा तब लेंगे। ठीक है, उसके उल्टा जब शेयर्स के प्राइस बढ़ते रहते तो लोग क्या सोचते, और बढ़ेंगे, तो जब बढ़ रही है तो कम लेना चाहिए था, फिर भी लोग क्या करते हैं जी, ज्यादा लेते हैं, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं कि आगे इसके और रेट बढ़ेंगे। ठीक है, और उसके वजह से लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाता है जी, फेल हो जाता है। सो क्या बोला देखिए, द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू व्हेन पीपल एक्सपेक्ट prices to rise still further. In this case, although the prices have risen today, consumers will demand more in anticipation of further rise in price. For example, price of oil, sugar, etc. tend to rise before Diwali, so people go on purchasing more at higher prices, at higher price, as they anticipate that the price may rise during the Diwali. यहाँ दिवाली का भी एग्जाम्पल दिया है ना, शक्कर है, ठीक है, उसके बाद तेल है, ये क्या करते, दिवाली के पहले परचेस करते, दसरा झाला की परचेस करून ठेवतात। ठीक है ना, दसरे के टाइम पे भी वो महंगा हो रहता। क्यों लेते लोग? क्योंकि दिवाली में और महंगा होगा, ये सोच होती है। ठीक है ना, तो ऐसे टाइम पर फिर क्या किया जाता है जी, हम ये सोचते हैं कि और प्राइसेस होंगे, स्पेकुलेशन से ये बढ़ेंगे, ये एक्सपेक्टेशन है, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाता है जी, यहाँ पर फेल हो जाता है। सो क्या क्या एक्सेप्शन है देखिए, देयर आर 5-6 एक्सेप्शंस। ठीक है ना, पहला है हैबिचुअल गुड्स, सेकंड है इग्नोरेंस, देन पैराडॉक्स, देन प्रेस्टिजियस गुड्स, प्राइस इल्यूशन एंड स्पेक्यूलेशन। ठीक है, एग्जाम में अगर पूछा एक्सप्लेन द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, तो कोई भी 5 एक्सेप्शन अच्छे से लिखने हैं। ठीक है ना, स्पेकुलेशन को छोड़कर ऊपर के 5 बहुत इजी है, आप बहुत इजी तरीके से उसको क्या कर सकते हो जी, लिख सकते हो। ठीक है, चलिए नाउ लेट अस सी व्हाट आर द रीजंस ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व आप अगर देखेंगे तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कल पढ़े थे, नीचे आ रहा है ना, आया ना, बराबर है ना, निगेटिव स्लोप है। तो वो निगेटिव स्लोप के क्या क्या रीजंस है? ठीक है, लिखिए ए
एग्जाम में आपको पूछने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि ये सिलेबस में नया है। दिस इज इंक्लूडेड फॉर फर्स्ट टाइम इन योर सिलेबस। बराबर है। गए साल तो एग्जाम हुई ही नहीं थी, ये साल भी जो 25% सिलेबस कटा है उसमें ये कट गया है, बट आपके टाइम पे ये पूरा सिलेबस है। समझ में आया क्या? बोलकर कुछ भी कटा नहीं है आपके टाइम पर, है ना। और आप कोरोना के बाद की ऐसी पहली बैच होगी जो पूरी 100% सिलेबस की एग्जाम दोगे। ओके, हाँ चलिए, नाउ ध्यान दीजिए। व्हाट आर द रीजंस? पहला रीजन बोला, देखिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये तो मैंने एक्सप्लेन किया था। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व कुछ ऐसा था, क्या? देखिए, ये ऐसा कर्व था क्या जी यमयू का? आया ना, ये यमयू, दिस इज लॉ ऑफ डीएमयू। अब लॉ ऑफ डीएमयू क्या है सर? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ये आपने ऑलरेडी लर्न किया हुआ है। देखिए, हमने बोला था जैसे जैसे लोग कंजम्पशन करते जाते हैं, मिलने वाला सेटिस्फैक्शन या मिलने वाली यूटिलिटी इवेंचुअली कम होते जाती है। ये मैंने बोला था, याद है सभी को? ठीक है, मैंने बोला कि से सपोज कोई, पूरा ध्यान मेरे तरफ, पूरा ध्यान मेरे तरफ, मैंने बोला कि कोई एक चीज की प्राइस है से सपोज 5 रुपए पर यूनिट, हमारे पास है 10 रुपए। दिस इज आवर बजट। बजट बोले तो इतने पैसे अपने पास है, इसके ऊपर हम खर्चा नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, हमारा मैक्स सेटिस्फैक्शन बोले तो हमारे को सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन 5 यूनिट्स खाने के बाद मिलने वाला है। तो 5 यूनिट्स के लिए 5 रुपए के हिसाब से 25 रुपए लगेंगे, बट अपनी जेब में है कितने? बोले तो हम क्या करेंगे जी, 2 यूनिट पे रुक जाएंगे, हाँ या ना? बराबर है ना? बोले तो हम क्या करेंगे, देखिए, ये अब डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, मैं इसको ये 2 यूनिट तक रोक देता हूं। ये 2 यूनिट तक मैंने रोक दिया। दिस इज यूनिट 1, ये यूनिट 2 है। मैंने बोला ये यूनिट 1 है, ये यूनिट 2 है। ठीक है, हमने ये 2 यूनिट तक हमारे सेटिस्फेक्शन को क्या कर लिया जी, रोक लिया। ठीक है, तो हमने डिमांड भी कितनी यूनिट की करी? प्राइस ज्यादा है बोल के हमने 2 यूनिट की डिमांड करी, आया ना? ठीक है, अब वो चीज हो गई सस्ती और वो चीज हो गई, देखिए, 2 रुपए पर यूनिट। तो अब हम हमारी डिमांड बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? क्यों? क्योंकि अभी तक हमारा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ है, तो उसके वजह से हमारा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन 5वीं यूनिट को होने वाला है। तो हमने क्या कर दिया जी, हमारी डिमांड बढ़ा दी और हम 5वीं यूनिट तक पहुंच गए, आया ना? ये तीसरा यूनिट, ये चौथा यूनिट और ये कौन सा है जी, 5वां यूनिट है। तो चीज सस्ती हो गई, तो हमने सेटिस्फैक्शन बढ़ाने के चक्कर में, बराबर है ना, हमने ज्यादा खाना चालू किया तो सेटिस्फैक्शन कम होते गया।
वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेने के लिए हमने डिमांड बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई, देखिए बोला। देखो ये इधर की डिमांड सरक रही है, हमने इस तरीके से डिमांड कर दी। जो पहले 2 यूनिट पे रुके थे, अब हम 5 यूनिट पे जाकर रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे? बोले तो इसकी वजह से ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, देखिए। हाँ है ना, समझ में आ रहा है क्या? सो फर्स्ट रीजन क्या बोला हुआ है, देखिए। फर्स्ट रीजन क्या बोला हुआ है, देखिए आपके पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। द यूटिलिटी ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज द मार्जिनल यूटिलिटी. Law of diminishing marginal utility states that marginal utility goes on diminishing with an increase in the stock of the commodity and vice versa. जैसे जैसे कमोडिटी का स्टॉक बढ़ते जाएगा, मिलने वाली यूटिलिटी कम होते जाएगी। हमने ये पहले ही देखा हुआ है। आगे, therefore a consumer tend to buy more when price falls and vice versa. अभी मैंने बोला 5 रुपए प्राइस थी, तो हमारा बजट 10 रुपए का था, हम कितने यूनिट पे रुके? 2 ही यूनिट पे रुके। बट जैसे ही उसकी 2 रुपए प्राइस हो गई, तो हम कितने यूनिट पे पहुंच गए जी? 5 यूनिट पे पहुंच गए। बोल तो जैसी ही चीज सस्ती हुई, तो हमने हमारा सेटिस्फेक्शन बढ़ाने के लिए उसकी डिमांड बढ़ाई या नहीं बढ़ाई? बढ़ाई या नहीं बढ़ाई? तो उसके वजह से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लीड्स टू लॉ ऑफ डिमांड और डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है, आगे क्या बोला, देखिए। दिस इंप्लाइज दैट डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या सभी को? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट? ओके, चलिए नेक्स्ट क्या बोला, देखिए सेकंड, इनकम इफेक्ट। क्या बोला है? in the case of normal goods, when price fall, purchasing power, real income of the consumer increases, which enable him to buy more of that commodity. जब चीजें सस्ती हो जाती है, तो हमारा इनकम बढ़ जाता है, ऐसा बोला हुआ है। कैसा? जब चीजें सस्ती होती है, तब हमारा इनकम बढ़ता है, ऐसा बोलते हैं। हमारी परचेजिंग पावर बढ़ती है या नहीं बढ़ती? अभी के एग्जांपल में देखो, प्राइस 5 रुपए थी और 10 रुपए थे हमारे पास, तो हम ज्यादा से ज्यादा कितने ले सक रहे थे? 2 ले सक रहे थे। अब उसकी प्राइस हो गई 2 रुपए, तो अब हम कितने ले सक रहे हैं जी? 5। बोले तो पहले 2 यूनिट के लिए 10 रुपए लग रहे थे, तो हम 10 रुपए बोल के 2 यूनिट पे रुक रहे थे। बट अब वो चीज सस्ती हो गई, बोल तो हमारी परचेसिंग पावर बढ़ी कि नहीं बढ़ी? उतने रुपए में अपन ज्यादा क्वांटिटी परचेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? कर पा रहे हैं ना। ठीक है, तो उसके वजह से भी हम डिमांड क्या कर देते हैं जी? बढ़ा देते हैं। प्राइस कम हुई, बोल तो हमारी परचेसिंग पावर बढ़ी। परचेसिंग पावर बढ़ी तो हम मोर क्वांटिटी परचेस करते हैं, और उसके वजह से प्राइस बढ़ी, सॉरी प्राइस कम हुई, तो डिमांड क्या होना स्टार्ट हो जाती है जी? बढ़ने को स्टार्ट हो जाती है, और डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बन जाता है। ठीक है, क्या बोला, देखिए। This is known as income effect of fall in price. Therefore, when price fall, the quantity demanded increases due to increased real income and vice versa. Vice versa का मतलब क्या होता है जी? इसका अपोजिट, उल्टा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्या बोला, देखिए। अब आपके पास सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में अपन ने पढ़ा था। व्हाट मीन बाय सब्स्टिट्यूट, पहले वो बताइए। एक की जगह दूसरा जब हम यूज करते हैं, दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूट। ठीक है ना। सो क्या बोला, देखिए। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, इट बिकम रिलेटिवली चीपर इन कंपैरिजन टू इट्स सब्स्टिट्यूट। Therefore, the consumer would prefer to substitute this cheaper commodity for other goods whose price remain unchanged. This is known as a substitution effect. मतलब एक की प्राइस कम हुई, पूरा ध्यान मेरे तरफ, एक की प्राइस कम हुई, तो लोग क्या करते हैं जी? उसकी डिमांड बढ़ाते या नहीं बढ़ाते? ये अपन ने एग्जांपल लिया था, आपको अगर याद होगा तो, रिन और टाइड का लिया था क्या अपन ने? मैंने बोला था रिन की प्राइस बढ़ी तो टाइड की डिमांड बढ़ती, बट टाइड की डिमांड बढ़ती तब रिन की डिमांड कम हो जाती है। देखो, ध्यान दो इधर।
मैंने बोला दिस इज प्राइस ऑफ रिन, ये डिमांड ऑफ, पहले रिन इज देखते हैं, इधर लिखा प्राइस ऑफ रिन और डिमांड ऑफ टाइट डिमांड। हमने क्या बोला था, देखिए जब इसकी प्राइस बढ़ती है, वो कर्व याद कीजिए जो कर्व हमने वहां निकाला था, ऐसा कर निकाला था क्या जी हमने? बराबर है ना। बट अब इधर देखो, ये रिन का देखो, मैंने बोला ये रिन की ये प्राइस है, सेम प्राइस, उसकी इतनी क्वांटिटी डिमांडेड है। अब टाइट के रिन के कंपैरिजन में टाइट सस्ता है, रिन महंगा हो गया बोल तो टाइट सस्ता चुआना, बराबर है ना। मैं तुम्हारे से बड़ा हूं क्या बोला, या तुम मेरे से छोटे है क्या बोला, सेम ही है, बराबर है ना। रिन महंगा है बोले क्या, और रिन के सामने टाइट सस्ता है बोले क्या, वन एंड सेम है, बराबर है ना। तो इसने अपना रेट सपोज यहां 100 रुपए था, तब इसकी डिमांड 500 किलो की थी, ध्यान दीजिए। अब इसने अपनी प्राइस बढ़ा दी, इसने अपनी प्राइस बढ़ा दी, इसने अपनी प्राइस कर दी 120 रुपए, तो इसकी डिमांड घटकर हो जाती 300 किलो, होती या नहीं होती। और ये डिमांड इधर टाइट की तरफ सरक गई कि नहीं सरक गई, देखो बोले तो आप अगर देखेंगे तो उसके वजह से ये कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग हुआ कि नहीं हुआ, देख लो, आया ना। समझ में आ रहा है क्या, वाई इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट समझ में आ गया क्या, क्लियर है, क्लियर है सभी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला, देखिए आपके पास दैट इज मल्टीपर्पज यूजेस, ऐसे कमोडिटीज जिनका मल्टीपल यूजेस होता है, पूरा ध्यान मेरे तरफ, जिनके मल्टीपल यूजेस होते हैं, एट अ टाइम सेवरल वांट कैन बी सेटिस्फाइड बाय दैट गुड्स। ऐसे कौन से गुड्स है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, मैंने बोला था कंपोजिट डिमांड बोलते हैं इनको अपन, बराबर है। अब इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दीजिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो गई तो हम उसके यूजेस कम कर देते, जितने इसेंशियल यूजेस है हम उतने ही लेंगे उसके, बराबर है ना। फैन लगाने के लिए, लाइट लगाने के लिए दिन भर लाइट नहीं लगाएंगे जब तक उजाला है तब तक, ठीक है। जब सही में जरूरत पड़ेगी तभी वो लाइट लगाकर बैठेंगे। फैन का भी यूज कम करेंगे, बोल तो हम जितने उसके इसेंशियल यूज है उतने ही करेंगे, और वो भी लिमिटेड करेंगे अगर वो महंगी है तो। बोल तो अगर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ी तो उसकी खपत कम करेंगे, डिमांड कम कर देंगे। वो अगर इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हो गई तो हम जो जो चीजें है घर में वो सब चलाएंगे, मल्टीपल यूजेस करेंगे। बोल तो वो चीज सस्ती हो गई तो हम उसकी डिमांड क्या कर देंगे जी, बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। सो मल्टीपल यूजेस के जो चीजें है वहां पर भी डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो चीज सस्ती हो गई। इफ दैट गुड्स और दैट सर्विस बिकम चीपर, पीपल विल यूज मोर ऑफ दैट सर्विस, यूज मोर ऑफ दैट गुड्स, ठीक है। और जब वो चीजें महंगी हो जाएंगी तो लोग उसका कम यूज करेंगे, ठीक है। सो क्या बोला, देखिए व्हेन अ कमोडिटी कैन बी यूज्ड फॉर सेटिस्फाइंग सेवरल नीड्स, its demand will rise with a fall in its price and fall with a rise in its price। लिखना है तो वहां लिखिए फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, लिखिए फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, कॉमा वाटर, कॉमा मिल्क, वाटर, कॉमा मिल्क, दूध भी उसका एक एग्जांपल है, ठीक है।
और लास्ट में क्या बोला देखिए, न्यू कंज्यूमर। अब मार्केट में अगर न्यू कंज्यूमर्स आते रहेंगे तो डिमांड बढ़ती रहेंगी, बराबर है। सपोज मैंने बोला, ध्यान दीजिए पूरा मेरे तरफ, पूरा मेरे तरफ। सपोज आईफोन अभी आ रहा है 70-80 हजार रुपए का, कुछ तो भी होगा, बराबर है ना। 80,000 रुपए का आईफोन आ रहा है। यहां बैठे वाले बच्चों में से 1-2 बच्चे ऐसे होंगे जो आईफोन लेने को अफोर्ड करेंगे, उनके पेरेंट्स उनको लेकर दे सकते हैं, अफोर्ड करेंगे, बराबर है ना, वो ले लेंगे। बट वो आईफोन अगर 20,000 का हो गया तो समझ लेंगे, लेंगे या नहीं लेंगे। वो तो जब चीजें सस्ती होती है, ध्यान दीजिए, जब चीजें सस्ती हो जाती है तो न्यू कस्टमर मार्केट में एंटर होता हो चीजों के लिए, होता या नहीं होता। और वो क्या करता है जी, फिर वो गुड्स परचेस करता, उसकी वजह से चीजें सस्ती हो गई कि डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाता, क्योंकि न्यू कंज्यूमर आ जाते ना, और वो क्या करते जी, डिमांड क्रिएट करना स्टार्ट कर देते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इज इट ओके विथ यू? सो क्या बोला देखिए, व्हेन द कंज्यूमर ऑफ अ कमोडिटी फॉल, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, a new consumer class appear who can now afford the commodity. Thus total demand for commodity increases with fall in price. तो जैसे ही प्राइस फॉल हो गई, प्राइस कम हो गई, तो ज्या लोकांना पहिले ते परवडत नव्हतं, पहिले जो लोगों को वो अफोर्डेबल नहीं था, अब वो भी लोगों के लिए वो अफोर्डेबल हो जाएगा, और लोग क्या करेंगे जी, वो चीजें परचेस करना स्टार्ट करेंगे। तो प्राइस फॉल हुई तो डिमांड बढ़ना बट ऑब्वियस है, क्योंकि नए कस्टमर भी आएंगे, और उसके वजह से डिमांड कर्व क्या हो जाएगा जी, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व का हो जाएगा। क्लियर है क्या? सो दीज आर द रीजंस ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। पहला रीजन कौन सा है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सेकंड है इनकम इफेक्ट। थर्ड है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। देन फोर्थ है मल्टीपर्पज। यस, और लास्ट में क्या है जी, न्यू कंज्यूमर। दीज आर द रीजंस ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। ठीक है, एग्जाम में अगर पूछा एक्सप्लेन द रीजंस ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और एग्जाम में नया अगर कुछ पूछना है अगले साल आपके टाइम पर, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नाउ लेट अस सी द वेरिएशन एंड चेंज इन डिमांड, है ना। वो थ्योरी पढ़ाने के पहले मैं यहाँ पर 2 मिनट में आपको ये दोनों भी समझा कर देता हूं। देखिए, वेरिएशन और चेंज, इसमें क्या फर्क है? देखिए, मैं यहाँ लिख रहा हूं, पूरा ध्यान मेरे तरफ। पहले क्या बोला हुआ है आपके पास? वेरिएशन बोला हुआ है, वेरिएशन बोला कि चेंज बोला? वेरिएशन। ध्यान दीजिए, पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ। वेरिएशन इन डिमांड किसको बोलेंगे? व्हेन देयर इज चेंज इन डिमांड ड्यू टू change in price alone price alone, that is other things remaining same, it is known as वेरिएशन इन डिमांड। क्या बोला देखिए, जब सिर्फ प्राइस में चेंजेस हो रहे हैं और वो प्राइस में चेंजेस की वजह से डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं, बाकी की चीजें कांस्टेंट है,
हैबिट्स कांस्टेंट है, इनकम कांस्टेंट है, पॉपुलेशन कांस्टेंट है, वेदर कंडीशन कांस्टेंट है, कस्टम एंड ट्रेडिशन कांस्टेंट है, टेस्ट हैबिट्स एंड प्रेफरेंसेस कांस्टेंट है, प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कांस्टेंट है, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस भी कांस्टेंट है। सिर्फ क्या में चेंजेस होने वाले, सिर्फ क्या में चेंजेस होने वाले, प्राइस में चेंजेस होने वाले, और उसके वजह से डिमांड में जब चेंजेस आ रहे हैं, मतलब प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम हो रही है, और प्राइस कम हुई तो डिमांड बढ़ रही है। इसको बोला जाता है वेरिएशन इन डिमांड। बोल तो लॉ ऑफ डिमांड इज वेरिएशन इन डिमांड है, आया ना, बराबर है ना। कैसे है देखो, इसका मतलब क्या है, प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम, और प्राइस कम हुई तो डिमांड क्या हो रही है जी, बढ़ रही है। ठीक है, अब इसके देखिए वेरिएशन के देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन। कौन से दो टाइप है सर, बता रहा हूं। देखिए पहला है एक्सपांशन और दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन। अब एक्सपांशन किसको बोलेंगे और कॉन्ट्रैक्शन किसको बोलेंगे, पूरा ध्यान में रहता रहा। एक्सपांशन किसको बोलेंगे, प्राइस कम हुई और डिमांड बढ़ी तो इसको एक्सपांशन बोलेंगे। एक्सपांड होना तो बढ़ना है ना, मराठी में बहुत सुंदर शब्द दिया है, विस्तार, मागणीचा विस्तार, विस्तार बोलतो बढ़ना, आगे जाना। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन बोले तो क्या, प्राइस बढ़ी और डिमांड कम हुई तो इसको क्या बोलेंगे जी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन बोलते संकोच, बराबर है, पीछे सरकना। ठीक है, अब ये दोनों भी है ना अपन एक ही ग्राफ पे बता सकते हैं। देखिए दोनों अपन एक ही ग्राफ पे बता सकते हैं। आपको भी निकालनी है, अभी कुछ मत करो, कोई हलचल मत करो, शांत बसा। हाँ अभी इधर देखो, आए भाई इधर देखिए, मैंने बोला ये एक डिमांड कर्व है, ठीक है, देखिए अब मैंने बोला ये x है, y 0, दिस इज प्राइस, दिस इज डिमांड। ओके, जब प्राइस OP थी तब डिमांड OQ थी, पूरा ध्यान बोर्ड के तरफ। जब प्राइस OP थी तो डिमांड क्या थी जी, OQ थी। क्लियर है, ठीक है। अब प्राइस बढ़कर हो गई OP1, प्राइस बढ़कर हो गई OP1 तो डिमांड कम होकर हो गई OQ1, तो कम हो गई, है ना, प्राइस बढ़ी डिमांड कम हो गई। ठीक है, मैंने बोला ये यहां पर जो A पॉइंट था
अब देखो डिमांड किधर सरक गई, देखिए डिमांड अपवर्ड मूवमेंट कर रही है क्या, देखिए बोलो। अब यहां पर डिमांड अपवर्ड मूवमेंट कर रही है। कैसे अपवर्ड मूवमेंट हुई, देखो ये प्राइस बढ़ी है क्या, ये प्राइस बढ़ी है क्या, उसकी वजह से डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। बोले तो ये कर्व ऊपर के साइड में मूवमेंट कर रहा है, आया ना, समझ में आ गया क्या। इसको अब यहां पर हमने बोला ये पॉइंट बी है, इसको बोला जाएगा, दिस इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन बोले तो क्या, प्राइस बढ़ी, डिमांड क्या हो गई, कम हो गई क्या, आया ना, क्लियर है, क्लियर है। इसको और अच्छे तरीके से समझाना है तो देखिए यहाँ कर्व इधर सरका है, ये इधर की तरफ पीछे मूवमेंट हो गई है, ये क्लियर है क्या, पहले ये बताइए। जब प्राइस बढ़ी, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस and demand decreases, it is known as contraction of demand, वेरिएशन का फर्स्ट टाइम, ठीक है। अब सेकंड देखिए, जब प्राइस ओपी से कम होकर OP2 हो गई, अब प्राइस कम हो गई तो डिमांड OQ से बढ़कर OQ2 हो गई क्या, ये OQ2 हुई ना, डिमांड बढ़ी ना, ठीक है। बोले तो अब आप देखेंगे तो कर्व अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है या डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है, किधर मूवमेंट कर रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है ना। तो देखिए कर्व किधर जा रहा है, on same demand curve the curve moved to downward, तो यहां C बन गया क्या, ठीक है। इसको बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा एक्सपांशन। एक्सपांशन कब होगा, प्राइस डाउन डिमांड अप, क्लियर है क्या जी। तो वेरिएशन किसको बोलेंगे, व्हेन देयर इज चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस अलोन, ठीक है, इट इज नोन एज वेरिएशन ऑफ डिमांड, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन ऑफ डिमांड, expansion, contraction. When price fall and demand increases, it is known as expansion, बराबर है। and contraction when price increases and demand decreases, it is known as contraction, ठीक है। एक्सपांशन में डाउनवर्ड मूवमेंट है, कॉन्ट्रैक्शन में अपवर्ड मूवमेंट है ऑन सेम डिमांड कर्व, वही डिमांड कर्व पर अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट है। ये फिगर निकाल लीजिए, नोट्स में फिगर निकालनी है। तू नंतर काढून घे, तू नंतर काढून घे, नका निकाली।
हो गया क्या जी? हो गया? चल बाकी का देखते हैं कल ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। कल आप नोटबुक साथ में रखेंगे। वी सपोज टू राइट some questions and answers.